नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवेंद्र मिश्र। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही रोचक है, क्योंकि ये कुंडली में बने हुए राजयोगों से संबंधित है। हमने अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी विद्वान को कुंडली अवश्य दिखाई होगी। अगर नहीं भी दिखाई होगी तो ये लोगों के मुंह से बहुत सुना है कि फलाने की कुंडली में तो बड़ा भारी राजयोग है, वो तो राजा बनेगा। लेकिन होता उसका उलट है। क्यों राजा बनना तो दूर रहा, वो अपने जीवन में प्रायः संघर्ष ही करता नजर आता है। बहुत से राजयोगों के नाम हमने सुने। गजकेसरी योग है, कुंडली में अमल कीर्ति योग है, अखंड लक्ष्मी योग है, चामर योग है, पंच महापुरुष योग है। लेकिन जातक जीवन में एक एक पाई को मोहताज हो रहा है। तो कारण क्या है कि क्या ये राजयोग व्यर्थ में बने हुए हैं? क्या कारण है कि इन राजयोगों का हमें फल नहीं मिल पा रहा है? क्या वजह है कि इन राजयोगों के बनने के बावजूद जीवन के स्तर में कोई सुधार नहीं? तो क्या राजयोग का होना अपने आप में कोई गारंटी नहीं कि जातक को अच्छा जीवन मिलेगा ही मिलेगा? क्या ज्योतिष शास्त्र में जो ये योग बने हुए हैं, जो योगों के बारे में बताया गया है, क्या ये सब व्यर्थ हैं? आज का हमारा विषय मित्रों यही है कि कुंडली में बने हुए राजयोगों का फल क्यों नहीं मिलता। क्या वजह है कि वो राजयोगों में, कुंडली में बने हुए राजयोग अच्छे और बहुत से राजयोग, बलवान राजयोग बनने के बाद भी जातक जीवन में उसका लाभ नहीं ले पाता। इसका कारण क्या है? तो इसके मित्रों बहुत सारे कारण होते हैं कि जैसे कुंडली में राजयोग कई तरह से बनते हैं, लेकिन सबका आधार मुख्य एक ही होता है कि ग्रह, किसी न किसी ग्रह के माध्यम से ही योग बनेगा, जाहिर सी बात है। तो वो ग्रह कुंडली में जो योग कारक बन रहा है, तो उसकी क्या महादशा हमें अपने जीवन में मिल रही है या नहीं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर कुंडली में योग तो बहुत बड़ा बन रहा है, गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन अगर जीवन में बृहस्पति की महादशा ही नहीं आ रही है, चंद्रमा की महादशा ही नहीं आ रही है, तो जीवन में आप उसका लाभ कैसे ले पाएंगे? जो ग्रह योग कारक हो रहा है, यदि कुंडली में उस ग्रह की महादशा ही नहीं आ रही है, तो उसका लाभ आप ले नहीं पाएंगे। पहला नियम, एक तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या है कि कुंडली में योग तो बना हुआ है, महादशा भी हमें मिल रही है, लेकिन गोचर में वो ग्रह इतना शुभ प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं जिसके कारण हमें उसका लाभ मिले। जैसे मान लीजिए कि कुंडली में शनि की महादशा है, यदि कुंडली में गोचर में शनि अनिष्ट कारक है, ग्रहों में अनिष्ट कारक भावों में विराजमान है, तो हमारा बलवान योग होने के बाद भी, कुंडली में शनि योग कारक होने के बाद भी, शनि की महादशा मिलने के बाद भी हमें उन शनि का पूर्ण फल नहीं मिलेगा जीवन में। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण यह है कि ग्रह यदि उतना बलवान नहीं है, तो ग्रह का जितना बल होगा उसी के अनुरूप फल आपको प्राप्त होगा। ये साधारण सा नियम है। इसके अतिरिक्त अगर कुंडली में किसी प्रकार के दुर्योग बने हैं या दुर्भाग्य कारक योग बने हैं, तो भी बने हुए राजयोगों का पूर्ण फल नहीं मिलता। अब आते हैं मित्रों हम अपने आज के टॉपिक पे, जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर कुंडली में राजयोग भंग योग बना हुआ है, तो कुंडली में कैसा भी राजयोग बना हो, आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो ये राजयोग भंग क्या है? ये तो एक नया प्रश्न आ गया सामने कि राजभंग योग क्या होता है। राजयोग तो सुना था, लेकिन राजयोग भंग क्या है ये? तो मित्रों, कुंडली में कुछ इस प्रकार के योग बनते हैं कि जो बने हुए राजयोगों को नष्ट कर देते हैं। इनको कहा जाता है राजयोग भंग योग। और ये ऐसे प्रबल योग होते हैं मित्रों कि एक अकेला योग भी कुंडली में बने हुए सारे राजयोगों को नष्ट कर सकता है। राजयोगों को जानने से ज़्यादा आवश्यक ये है कि कुंडली में कहीं राजयोग भंग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो राजयोग फिर केवल दिखेगा कुंडली में, आपको फल उसका नहीं मिलेगा। तो उसके माध्यम से यदि हम जानते रहेंगे कि कुंडली में राजयोग भंग हो रहा है, तो उसके आधार पर कुछ उपाय आदि करके भी हम कुछ मात्रा में राजयोग का लाभ ले सकते हैं। तो ये राजभंग योग मित्रों, हमने समझ लिया कि राजभंग योग क्या होता है। अब ये राजभंग योग किस प्रकार से बनता है ये देखते हैं। तो राजभंग योग कुंडली में बहुत तरीके से बनता है। अगर ये ना हो तो प्रायः सबकी कुंडली में किसी न किसी प्रकार का राजयोग तो होता ही, सब राजा ही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं। तो ये राजयोग भंग मित्रों किस प्रकार बनते हैं? बहुत तरीके होते हैं। आज हम केवल चंद्रमा के माध्यम से जो राजयोग भंग योग बनते हैं, केवल इनके विषय में चर्चा करेंगे। उसमें भी जो प्रमुख हैं, जो बहुत प्रभावशाली हैं, केवल उनके बारे में हम बात करेंगे आज।
तो मित्रों, चंद्रमा में आज हम 3 तरह के राजयोग भंग आपको योग बताएंगे कि किस प्रकार से बनते हैं। और ये बहुत शक्तिशाली योग है मित्रों। कुंडली में अगर ये योग बन गया है तो कुंडली में बने हुए बहुत बड़े बड़े प्रबल राजयोगों को भी नष्ट कर देता है। तो आइए बात करते हैं अधिक समय न लेते हुए कि चंद्रमा से राजभंग योग किस प्रकार से बनते हैं। तो मित्रों देखिए, चंद्रमा में कुंडली में चंद्रमा किसी न किसी राशि में तो होंगे ही होंगे। तो राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक तो चर राशियाँ होती हैं, एक स्थिर राशियाँ होती हैं और एक द्विस्वभाव राशियाँ होती हैं। तो चर राशियाँ कौन सी हो गई आपकी? मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये 4 राशियाँ चर राशियाँ हैं। इसके अतिरिक्त वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये 4 राशियाँ आपकी स्थिर राशियाँ हैं। इसके अतिरिक्त मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये 4 राशियाँ आपकी द्विस्वभाव राशियाँ आती हैं। तो अब इनके आधार पर राजभंग योग किस प्रकार बनता है देखते हैं। अगर चंद्रमा चर राशि में है और चर राशि के अंतिम नवांश में है, तो यहाँ एक थोड़ा सा नवांश समझ लेते हैं कि नवांश क्या होता है। मित्रों, जैसे एक राशि होती है वो 30 अंश की होती है, यानी 30 डिग्री की होती है। तो अगर इन्हीं 30 डिग्री को हम 9 भागों में बराबर भागों में डिवाइड करें तो जो एक भाग होगा उसको एक नवांश कहा जाएगा, क्योंकि नवांश मतलब 9वां अंश। तो एक राशि में 9 नवांश होते हैं। तो यदि चंद्रमा चर राशि में है और 9वें नवांश में है, यानी अंतिम नवांश में है, तो एक तो यह नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि अगर चंद्रमा स्थिर राशि में है और 8वें नवांश में है, तो ये दूसरा नियम हो गया। अगर किसी का चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में है और पहले नवांश में है, तो ये 3 नियम हमने आपको बता दिए, 3 कंडीशन, 3 स्थितियां बता दी। अगर इस तरह से चंद्रमा हैं और चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, वो ग्रह चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, किसी भी ग्रह की दृष्टि अगर चंद्रमा पे नहीं है, तो कुंडली में बने हुए राजयोगों का भंग हो जाता है। कुंडली में बने हुए राजयोगों का फल नहीं मिलता। वो राजयोग केवल कुंडली में बने हुए दिखेंगे आपको, उनका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि राजयोग भंग हो गया। तो ये बहुत प्रभावशाली और बहुत प्रबल राजयोग भंग होता है। दूसरा, अगर चंद्रमा क्षीण हो, चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण हो जाते हैं, तो कृष्ण पक्ष में पंचमी से लेके और शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा क्षीण रहते हैं। तो इसमें जितना जितना अमावस्या के पास आप जाते जाएंगे, चंद्रमा उतना क्षीण होते चले जाएंगे। अमावस्या के दिन चंद्रमा एकदम क्षीण होते हैं, अस्त हो जाते हैं। तो अगर चंद्रमा क्षीण हो, साथ में अगर चंद्रमा परम नीच के हों, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं और वृश्चिक राशि में यदि 3 अंश के चंद्रमा हैं तो वो परम नीच में चले जाते हैं। तो अगर चंद्रमा क्षीण हो और परम नीच में हो, तो कुंडली में बने हुए राजयोगों का भंग हो जाता है। कुंडली में बने हुए राजयोगों का फल नहीं मिलता। तो एक ये दूसरा योग हमने आपको बता दिया मित्रों। अब ये तीसरा योग जो बताने जा रहे हैं, इस पर हम एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली और बहुत ही खतरनाक योग होता है। अगर कुंडली में बना हुआ है, इसमें विशेष रूप से हमको ध्यान देना चाहिए। इसको कहते हैं केमद्रुम योग। अगर चंद्रमा कुंडली में जिस राशि में बैठा है उससे एक राशि आगे और एक राशि पीछे, और चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि में, यानी इन 3 राशियों में अगर कोई भी ग्रह ना हो, साथ ही अगर चंद्रमा पर किसी भी तरह के किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि ना हो, यानी वो ग्रह चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, शुभता अशुभता से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है, चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है तो इसको केमद्रुम योग कहते हैं मित्रों। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बड़ा दुर्योग होता है। आदमी दुर्भाग्यशाली हो जाता है, जीवन में उसके कुंडली में बने हुए समस्त राजयोग नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जैसे एक छोटी सी चिंगारी रुई के बड़े से ढेर को भी नष्ट कर देती है, वैसे ही ये केमद्रुम योग कुंडली में बने हुए बड़े बड़े राजयोगों को अकेला ही नष्ट कर देता है। शास्त्रों में यहाँ तक वचन है कि अगर किसी की कुंडली में पूर्ण रूप से केमद्रुम योग बना हुआ है, तो ऐसा जातक अगर राजा के कुल में भी पैदा होगा तो भिक्षा मांगेगा, भीख मांगेगा। तो इतना बड़ा ये दुर्योग होता है मित्रों कि जीवन में समस्त प्रकार के दुर्भाग्यों का कारक बन जाता है। जिनकी कुंडली में ये राजभंग योग बनेंगे और वही केमद्रुम योग से अगर राजभंग योग हो रहा है,
तो वो जहाँ तक जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाएगा, सदैव संघर्ष ही करता रहेगा। तो ये 3 योग हमने आपको जो बताए हैं मित्रों, ये बहुत ही बड़े योग हैं, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़े दुर्योग होते हैं। इनका हमें कुंडली में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरह कुंडली में भी, ज्योतिष शास्त्र में भी है कि योगों के बारे में, अच्छे योगों के बारे में, राजयोगों के बारे में पढ़ना आवश्यक तो है ही, लेकिन साथ में जो दुर्योग बन रहे हैं, जो राजभंग योग बन रहे हैं, इनके बारे में जानना ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि तभी फलादेश सटीक रूप से हो सकता है कि कुंडली में जातक को बने हुए राजयोगों का फल जीवन में मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या किस रूप में मिलेगा, कितनी मात्रा में मिलेगा। कुंडली में योग बहुत बड़े बड़े बने हैं लेकिन राजभंग हो गए हैं, तो कुंडली में वो योग बने हुए तो दिखेंगे लेकिन उनका फल आपको जीवन में नहीं मिलेगा। तो अब अगर ये योग कुंडली में बन गए हैं तो क्या किया जाए, क्या इनसे बचने का कोई उपाय है? तो देखिए मित्रों, जीवन में जब व्यक्ति सब तरफ से हार जाता है तो एकमात्र सहारा उसका ईश्वर ही होते हैं। तो ईश्वरीय प्रभाव, ईश्वरीय कृपा, साथ में जो उन ईश्वर द्वारा दिए हुए हमें शास्त्र हैं जिनके माध्यम से हमें जीवन का ज्ञान होता है, उन शास्त्रों में तमाम अलग अलग विधियां दी गई होती हैं। तो किन्हीं विद्वान ब्राह्मण द्वारा उसको जानकर यदि उस प्रकार से अनुष्ठान किए जाएं तो निश्चित रूप से हमें जीवन में उसका लाभ मिल सकता है। तो यदि चंद्रमा के माध्यम से ये योग बना हुआ है तो चंद्रमा में किस प्रकार की क्षीणता आ रही है, चंद्रमा को बल देना आवश्यक है। चंद्रमा को बल दिया जा सकता है। चंद्रमा को बल देकर इन योगों का जो प्रभाव है उसको कुछ कम किया जा सकता है। अगर कुछ और योग भी, कुछ और ग्रह भी कारक बन रहे हों इसमें, तो उन ग्रहों की शांति कराकर, उन ग्रहों से मतलब अनुष्ठान आदि के द्वारा, जप दान आदि के द्वारा उन ग्रहों के शांति करवाकर, चंद्रमा को बल देकर, चंद्रमा के अनिष्ट प्रभावों की शांति करवाकर इन बनने वाले योगों के प्रभावों को कुछ मात्रा में कम अवश्य कर सकते हैं। तो मित्रों, हमें ईश्वर की कृपा पर और ईश्वर के दिए हुए शास्त्रों पर पूर्ण रूप से श्रद्धा रखते हुए यदि हम अनुष्ठान आदि का प्रयोग करते हैं तो सफलता मिलती है और निश्चित रूप से जीवन सुखमय बनता है। तो आशा करते हैं मित्रों कि आज की हमारी दी हुई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और इसके संबंध में आप कमेंट करें। अगर किसी प्रकार का आपका प्रश्न है तो कमेंट करें, उसमें जानकारी आपको दी जाएगी। या कोई सुझाव हो आपके मन में इस वीडियो को लेकर तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी हमारे पुराने मित्र हैं, जुड़े हुए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दें, इससे हमारे नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएंगे। और जो हमारे नए मित्र जुड़ रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपके सुझाव हैं या जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको आप कमेंट में करें तो हमें अच्छा लगेगा। उस पर भी हम और नई वीडियो ला सकते हैं। उससे हमें और अधिक विचार आते हैं कि किस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हों। क्योंकि केवल शास्त्रीय ज्ञान बांटना हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य ये है कि आपको हम वो शास्त्रीय ज्ञान दें जो आपके जीवन में व्यवहारिक रूप से आपको लाभ पहुँचाए। तो व्यवहार में आया हुआ ज्ञान अधिक लाभप्रद रहता है, तो इसलिए हमारा भी उद्देश्य वही है। और जो वीडियो आपको पसंद आ रही है प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि जो ज्ञान आप तक पहुंच रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो उससे और अधिक लोग लाभ उठा पाएंगे। तो मित्रों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। फिर मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ, एक नई उपयोगी जानकारी के साथ जो जीवन में आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध हो। तब तक के लिए जय श्री राम।